नमस्कार दोस्तों। तानाशाह बहुत डरता है। तानाशाह नफरत फैलाता है। तानाशाह आपकी शिक्षा को खत्म करता है। तानाशाह आपके रोजगार छीनता है। तानाशाह आपकी संपत्ति छीनता है। तानाशाह आपकी आवाज छीनता है और तानाशाह आपका सुकून छीनता है। तानाशाह खुद को सर्वव्यापी ईश्वर की तरह से प्रदर्शित करता है और खुद को ही सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा ही बताता है। वो बताता है कि वो अजर अमर है। वो ऐसा है कि वो आज भी है और आज से तमाम सालों बाद भी है। लेकिन सच कुछ और है। असल में तानाशाह बहुत डरपोक होता है और इसलिए वो ऐसा करता है। क्यों ऐसा करता है, इस पर बात करूं इसके पहले बताता हूं। तानाशाह 2 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और कुछ उपचुनाव में भी इतना डर रहा है कि वो फिर से वैसी साजिशें रच रहा है जैसी उसने हरियाणा में रची थी। क्यों कह रहा हूं, आप याद करिए कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होने थे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। और इन चारों राज्यों में चुनाव की बात जब हुई, उस वक्त हुई जब उसी तानाशाह ने एक पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी का चेयरमैन बनाया, जबकि ऐसा कभी भी संविधान के तहत हो नहीं सकता, क्योंकि एक रिटायर्ड जो राष्ट्रपति होता है उसे एक प्रोटोकॉल होता है, वो कहीं पर भी कोई भी सेवा का काम नहीं कर सकता है। लेकिन यहां कराया गया, उसे एक कमेटी का वन नेशन वन इलेक्शन का चेयरमैन बनाया गया और वह भी उस पद की गरिमा सारी चीजें भूल के वही करने लगा जो तानाशाह चाहता था। क्यों? क्योंकि डरता है। राष्ट्रपति हमारे यहां सर्वोच्च पद है, सम्मान का पद है और जो रिटायर्ड राष्ट्रपति होता है वो सीनियर माना जाता है मौजूदा राष्ट्रपति से। आप समझ सकते हैं। इतने सब के बाद भी वह गुलाम की तरीके से काम करता है। बहरहाल वो कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करवाइए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा इन 4 राज्यों के चुनाव हम एक साथ नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत से कारण हैं, कहीं त्योहार है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का ही अकेले चुनाव कराना चुनौती है। और जिस तरीके से उन्होंने बखान किया, बहरहाल कोई बात नहीं, चुनाव की तारीख तय की। जब चुनाव पीक पर चढ़ा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक लेटर देती है मुख्य चुनाव आयुक्त को कि साहब हरियाणा के चुनाव की मतदान की तारीख बदल दीजिए। और बदलने के पीछे तमाम बहाने देती है कि ये छुट्टी है, ये है, ये है, इसके बाद करिएगा। बहरहाल चुनाव होता है, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। वो ये कहते हैं कि यदि उस तारीख को होगा तो वोटिंग परसेंटेज कम होगा, लेकिन जिस तारीख को हुआ उस तारीख को कम हो गया, भाजपा के कहे के मुताबिक हो गया, बहाने दिए गए, मान लिया, जो जो कहा भाजपा ने सब मान लिया। इतना डरा हुआ चुनाव आयोग, सोच नहीं सकते। नतीजा आपके सामने है, मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, कई बार चीजें बता चुका हूं।
कुछ नया होगा तब आगे बताऊंगा। अब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख तय की, और जब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख तय हुई तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव की तारीख तय करते वक्त कहा, और उपचुनाव की तारीख तय करते वक्त कहा कि हमने बहुत सोच समझ के एक एक तीज त्योहार और सारी चीजें देखते हुए यह तारीखें तय की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तीनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। अब भारतीय जनता पार्टी और उससे मिलते जुलती पार्टियों ने कहा 13 तारीख को जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 20 तारीख के लिए टाल दिए जाए, 13 को न। बहरहाल आप जानते हैं, तानाशाह की पार्टी कहेगी तो चुनाव आयोग तो उसका गुलाम है, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। वही उसने किया, घोषित कर दिया कि वो 14 सीटें जहां उपचुनाव हो रहा है वो 20 को होंगी। चलिए, बहुत अच्छा है। उनमें एक विधानसभा सीट केरल की भी है। बहाना दिया गया कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, और तमाम बातें कह दी। लेकिन जब केरल में वो एक विधानसभा सीट के चुनाव को तो 20 को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वही होते वायनाड के उपचुनाव में जहां पर प्रियंका गांधी लड़ रही हैं उसकी तारीख तय नहीं बदलता है। क्यों? यदि एक कारण एक जगह मौजूद है तो दूसरी जगह भी मौजूद है। और 13 तारीख को वायनाड समेत 33 विधानसभा सीटों पे वोटिंग होगी, लेकिन भाजपा ने जिन 14 सीटों के लिए कहा उन 14 सीटों की वोटिंग चेंज होकर के आ जाती है 20 तारीख को। बहरहाल मैं बार बार यही कहता हूं, चुनाव आयोग गुलाम है तो गुलाम है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो अलग की बात है, बाकी खेल आप सब समझते हैं। अब आता हूं, चुनाव आयोग उसकी बात मान के कर देता है, तानाशाह से डरता है। क्यों? लोकतंत्र में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो चुनाव आयोग को इतना मजबूत बनाया कि वह भारत सरकार नहीं है, वह भारत का चुनाव आयोग है। यह बात टी.एन. शेषन ने अपने वक्तव्य में कही थी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखते, भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन। यह बात क्लियर। हम उनका कोई निर्देश नहीं मानते, हम उनके अधीन नहीं है। और जब यह बात आ जाती है, जैसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार के अधीन नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसी तरीके से चीजें। लेकिन आज क्या है? आज वो भारत सरकार से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी या इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ मोदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बीजेपी कह सकते हैं, आरएसएस कह सकते हैं। तो यह दशा है, और इसी तरीके से तमाम सारी जगह, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में देखने को मिलेगा। आज इंडियन आर्मी नहीं रह गई है, मोदी की सेना कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के लोग कहते हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें। तो जब यह स्थिति बना दी हो तो यह स्थिति क्यों है, इसको लेकर के एक बड़ी अच्छी विवेचना करके एक प्रोग्राम होता है बीबीसी में, उसमें किया है। और उसमें जो हमारे एक राजनयिक थे जो तमाम सारे देशों में रहे, डोगरा साहब, राजीव डोगरा, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब के आधार पर, वो पूरी किताब की ही कहानी, तो उस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे
तानाशाहों की दास्तां क्या होती है, दुनिया के तानाशाह, और क्यों होती है और क्यों ऐसा करते हैं। तो उन्होंने जो बताया, चाहे मुसोलिनी के बारे में हो, चाहे निकोलस चाउस्की के बारे में हो, चाहे स्टालिन के मामले में हो, चाहे हिटलर के मामले में हो, चाहे माओ के मामले में हो, तमाम सारे लोगों की पूरे उसको विस्तार से उन्होंने बताया। तो आप वह किताब भी पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। बहरहाल मैं इसमें बताता हूं कि तानाशाहों की दास्तां में जो सबसे ज्यादा चीज है, तानाशाहों को सबसे ज्यादा डर अपने ही लोगों से लगता है, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे लोगों को बढ़ा करके बैठाते हैं और जो उनके मजबूत स्तंभ होते हैं उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हमने हिंदुस्तान में देखा कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारे उन बड़े नेताओं को खत्म कर दिया। हरेन पांड्या के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या, जो गृह मंत्री थे हरेन पांड्या, उनकी हत्या नरेंद्र मोदी ने कराई। इसी तरीके से वहां जो मुख्यमंत्री थे और सारे लोग थे, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया और छोटे छोटे लोगों को वहां ला करके रखा और उसके जरिए वो जैसा कहते थे, उनकी चूंकि हैसियत नहीं थी तो वो सारे वही यस बॉस, यही पसंद है तानाशाह। इसके अलावा उसे विदेशी लोगों से उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि विदेशियों के साथ तो वो अलग ढंग से व्यवहार करता है। उसे सबसे ज्यादा अपने ही लोगों से डर लगता है, जैसा मैंने बताया। और वो तमाम सारे लोगों को जो उसे खतरा लगते हैं उन्हें या मरवा देगा, खत्म कर देगा, कुछ कर देगा, हमले कराएगा, डराएगा, कोई ना कोई करेगा। लेकिन एक बड़ा सत्य है कि हर तानाशाह की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट यानी वो एक्सपायर होता है, और वो ऐसा एक्सपायर होता है कि फिर उसका कोई नाम लेवा नहीं रह जाता है, और फिर सालों साल तक उसे लोग इतना घृणित उसमें देखते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से उसके साथ व्यवहार होता है। तो ये आप समझ लीजिए। और इसी बात को लेकर इसका वो खेल कैसे रचता है, इसके लिए वो संस्थाओं पर कब्जा करता है। जो स्वतंत्र संस्थाएं होती, जिनमें सरकार का प्रभाव कम होता है, उन पर कब्जा करता है। वो धार्मिक लोगों पर कब्जा करता है, उन्हें डराता है, उन्हें वो करता है। तो संवैधानिक संस्थाओं को या दूसरी स्वतंत्र संस्थाओं को धमकाता है, डराता है, अपने उसमें खरीद लेता है, अपने लोग बैठाता है। और दूसरी चीज, वो उनकी निगरानी कराता है, उनकी जासूसी कराता है। और दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया, तो फिर वो मीडिया को काबू करता है, और मीडिया को काबू करके नैरेटिव बनाता है, प्रोपेगेंडा करता है, और किस तरीके से यह दिखाता है कि नहीं हम ही हैं। उसके लिए टीवी में, रेडियो में, दूसरे और साधनों में, डिजिटल में, सब जगह अपना भाषण, अपनी तस्वीर, अपनी खबर, अपनी वो, और एक भी निगेटिव नहीं, सब पॉजिटिव होनी चाहिए। अखबारों में भी, टीवी में भी, रेडियो में भी, दूसरे और सब साधनों में, हर साधन। इसके लिए वो साधन भी उपलब्ध कराता है। हमने भी देखा, जैसे जियो आया, जियो का फोन आपको लॉन्च किया गया, फ्री लीजिए, ऐसे लीजिए, वैसे लीजिए, आपके पास डिजिटल पहुंचा। उसके जरिए उनकी चीजें प्रसारित की गई। अरे वो तो भगवान है, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि मुझे 2021 में जी न्यूज से ऑफर आता है कि वहां एडिटर इन चीफ की पोजीशन पे आपके लिए 2 राउंड का मेरा डिस्कशन होता है उनके तमाम टॉप मैनेजमेंट से, और अंत में आखिरी मुलाकात मालिक के साथ होती। और जब मालिक के साथ होती है तो मुझे कहते हैं
अजय जी, मोदी तो अवतार है। अब जब वो मुझे अवतार बताते हैं तो मैं उनसे एक चीज कहता हूं कि भाई साहब, मुझे लग रहा था कि मैं आपके यहां कुछ एडजस्ट करके काम कर लूंगा, लेकिन आपने जो बात बता दी है उसके बाद मुझे लगता है कि आप कुछ समय बाद मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो उससे अच्छा है मैं आपके यहां ज्वाइन ही ना करूं। और वो राज्यसभा सदस्य थे उस समय, बीजेपी के समर्थन से बने थे हरियाणा से, तो उनके घर पर ही मुलाकात हुई थी। अंत में मैं वहां से सादर उनकी चाय पी के 2 बिस्किट खा के चला आया था कि भाई बहुत हुआ, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस तरह की पत्रकारिता कर पाऊंगा, करवा पाऊंगा। तो आप इससे समझ लीजिए कि इस तरह की स्थितियां होती, तो इस तरह से मीडिया को अपने चुंगल में लिया जाता है। तो यह मैंने देखा है अपनी आंखों से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं। तो जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से बहरहाल तो खुद को ईश्वर दिखाता है। हमने देख लिया, पहले तो नरेंद्र मोदी दूसरों से यही कहलाते थे कि अवतारी हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं, और 2024 के चुनाव के दौरान हमने यह भी देख लिया कि उन्होंने बनारस में गंगा के बीच में खड़े होकर के टीवी चैनल के इंटरव्यूज में स्पष्ट कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो असल में कहीं और से गवर्न होते हैं और उनको सीधे भगवान डायरेक्शन देते हैं। तो आप समझ लीजिए, मैसेंजर ऑफ गॉड, वैसे ही मैसेंजर ऑफ गॉड जैसे वो गुरमीत राम रहीम था, वो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था। तो कमोबेश यही स्थिति है। वो सत्ता में नहीं था, ये सत्ता में है, वो सत्ता का उपयोग करता था, आज भी उसी का उसे लाभ मिलता है। तो यह बहरहाल यह होता है। इसके बाद वो जिस तरीके से हर हाल में मीडिया में लोगों के सामने रहे, इसके लिए तमाम जगह अपनी फोटो अनिवार्य करा देता है कि फोटो लगानी पड़ेगी, राज्यों में भी, केंद्र में भी, और न हो सड़क पे, पेट्रोल पंप पे, कहीं पे भी कोई ऐप हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कुछ हो। हमने देखा कोविड में, कोविड के सर्टिफिकेट में लगी है, किसी उसमें लगी है, हर योजना में, हर जगह मोदी 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 मोदी, पढ़ लो, देख लो, सबको मोदी है, भगवान है, उसकी किताब बनवाई जाती है, और पता नहीं बाल मोदी, बाल नरेंद्र, पता नहीं क्या क्या करके। और तमाम सारे पत्रकार जो उससे कभी मिले तक नहीं, वो उस पर तमाम किताबें लिख डालते हैं। मेरे साथ ही इंडिया न्यूज में 2 लोग ऐसे थे जो कभी उस समय तक मोदी से नहीं मिले थे, लेकिन मोदी पर किताब लिख डाली थी, और इसी बूते उनकी नौकरी मालिक दे रहा था, चला रहा। तो आप समझिए यह स्थिति होती। बहरहाल वो अपनी इमेज बनाता है कि वो कैसा महान है। वो सारी चीजें हमने देखी। जैसा मैंने बताया, हिटलर क्या करता था? हिटलर करता था कि अपने दफ्तर की लाइट 20-20 घंटे ऑन रखवाता था कि रात में भी हिटलर देखो काम कर रहा है, हिटलर कितना महान है हमारे लिए। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी ने प्रचार कराया था कि वो तो 18-18 घंटे काम करते हैं और न जाने क्या क्या बताया गया था, वैसे ही कमोबेश होता है। और उसके बाद में अपनी इमेज को यो दिखाने के लिए फिर वो क्या करता है, इस बात के लिए पूरा प्रयास करता है आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, यह भी वो तय करने लगता है। और हम आज देख रहे हैं कि उसी तरह से आपको पहनावे और सबकी बात होती है। एक घटना का इसी के साथ जिक्र कर देता हूं। ईरान में एक लड़की ने हिजाब के विरोध में कि यह हमारी निजता पर हमला है, और करते हुए वो अपनी यूनिवर्सिटी में घूमती नजर आई। ये वहां के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने अपने कपड़े उतारे, सारा उतारा,
और उसको लेके प्रोटेस्ट किया। आप याद करिए 2022 में भी एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया था, इतना नहीं किया था, उसने थोड़ा ही किया था, और कैसे उसकी हत्या कर दी गई। इस लड़की का भी क्या हुआ मुझे नहीं पता है। इसके पहले भी एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े थे। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी है। अब आप यह सोचिए, क्योंकि तानाशाह अपने हिसाब से चलाने लगा, तो वही हो रहा है। आज वही हो रहा है कि जब झारखंड में चुनाव हो रहा है तो वहां क्या कर रहा है कि अरे घुसपैठिए आ गए हैं, बांग्लादेशियों को ये कर देंगे, कब्जा करा रहे हैं और ये कर। साहब, कोई भी विदेशी नागरिक भारत में रहेगा नहीं रहेगा, उसको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, यह गृह मंत्रालय तय करता है, भारत सरकार, कोई और तय नहीं करता है। तो जब वह तय करता है तो फिर आप दूसरे को क्या दोष दे रहे हैं? आप ये जानते हैं कि कोई घुसपैठिया है, उसको पकड़िए, गिरफ्तार करिए, उसे भेजिए उसके देश में डिपोर्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। वो शिक्षा खत्म करता है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 28,500 प्राथमिक स्कूल बंद करने पर सरकार ने आदेश करने का। अब 28,500 एक स्कूल में, हम कहते हैं ज्यादा मत मानिए, 3 टीचर ही मान लीजिए, तो 3 टीचर यानी आप जोड़ लीजिए राउंड फिगर में 28,000 से कितने लोगों की नौकरी खाई जा रही। और ये एक जगह नहीं हो रहा। हरियाणा में 5,000 से अधिक स्कूल बंद हुए, जम्मू कश्मीर में 4,500 स्कूल बंद हुए, महाराष्ट्र में स्कूल बंद हुए, और तमाम जगह बंद हो रहे हैं। तो यानी जो बोल सकता है, क्योंकि जो भरे पेट वाला है वो तो आपसे लड़ेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। वही लड़ेगा जो गरीब है, जो तमाम संकट सह रहा है, जो वो चीजें कर सकता है। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी और इस तरह के लोग ही इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते। स्कूल बंद करके इससे 2 चीजें होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और वो बढ़ेंगी। हम भिखारी बना के आपको अनाज देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो यह भारत में हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तब राहुल गांधी वह आवाज उठाते हैं, सच बताते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ये समझ लेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लेंगे। नहीं तो आपका क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ, लेकिन बच्चों का जीवन बर्बाद होना है, क्योंकि इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों को आप कहीं और फेंक के नहीं आ सकते हैं। और यदि आप लड़ेंगे तो आप भी मारे जाएंगे, आपके बच्चे भी मारे जाएंगे, और जो होगा वो बीभत्स। इसलिए भाईचारे के साथ रहिए, एक रहिए, नेक रहिए, देश को बनाइए। और क्योंकि ये यहां का मुसलमान आपका अपना भाई है, कभी कन्वर्ट हुआ है, लेकिन है आपका। जय